हाँ तो स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम चैप्टर 2 मानव तंत्र के एक अलग तंत्र को पढ़ने वाले हैं। मानव तंत्र जो आपका पाठ 2 है, उसमें आज का टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। आपको पिछले वीडियोस में मैंने प्रसंचरण तंत्र को कंप्लीट करवाया है। वहाँ से आप उन सभी प्रसंचरण तंत्र के नोट्स बनाएंगे और चित्र वगैरह को ठीक से ध्यान से देखेंगे। तो आज का लेक्चर नंबर 4, इसमें आपका टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। एक नया टॉपिक है जो चैप्टर 2 का है। श्वसन तंत्र क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं वो श्वसन तंत्र क्या होता है, उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। और इस श्वसन तंत्र में कौन कौन से शरीर के अंग भाग लेते हैं और इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, और पूरे श्वसन तंत्र को एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और मेरे साथ साथ में इसके नोट्स बनाने का प्रयास भी हमको करना चाहिए। ध्यान से पढ़ना है हमको और नोट्स बनाने हैं हमको, इस बात का विशेष ख्याल रखना। तो देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि श्वसन होता क्या है, श्वसन तंत्र क्या होता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आदान प्रदान की प्रक्रिया, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो पर्यावरण रक्त तथा कोशिकाओं के मध्य होती है। किस किस के मध्य होती है? पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। और ये जो श्वसन की करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आपके शरीर के बहुत सारे अंग पार्टिसिपेट करते हैं, अंग भाग लेते हैं। इसलिए इस प्रकार से जो तंत्र बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र कहेंगे। अब देखो, श्वसन क्रिया में होता क्या है? आपने क्या ग्रहण की? ऑक्सीजन ग्रहण की। हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के पश्चात उस ऑक्सीजन को रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। रक्त के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। रक्त उसको अवशोषित करके, और आप जो भोजन करते हो उस भोजन में से जो पोषक पदार्थ हैं उनका अवशोषण भी किसने किया था? रक्त ने किया था। पोषक पदार्थों का अवशोषण भी किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा। और मुख्य रूप से कौन सा पोषक पदार्थ है? ग्लूकोज। कौन सा पोषक पदार्थ होता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहां पर उपस्थित है? रक्त के अंदर। और रक्त के पास ही कौन सी चीज पहुंच गई? ऑक्सीजन। रक्त में ग्लूकोज है, रक्त में क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है? दहन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होगा? दहन होगा। अब ग्लूकोज का दहन होगा तो यहाँ पर क्या क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल बनेगा, और साथ में क्या बाहर निकलेगी? ऊर्जा। साथ में क्या बाहर निकलेगी? ऊर्जा। तो हम श्वसन क्रिया की एक रासायनिक अभिक्रिया बना सकते हैं। वो किस तरह से? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये किसका सूत्र हो गया? ग्लूकोज का। इसको क्या बोलोगे? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को किसके साथ रिएक्ट करा देना है? किसके साथ अभिक्रिया करा देनी है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कौन सी अभिक्रिया होगी? दहन की या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दहन की अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसके उपरांत क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, H2O निकलेगा और ऊर्जा बनेगी। ये पदार्थ इसके अंदर आपको प्राप्त होते हैं। तो बेटा ध्यान से देखना। देखो, इसको बैलेंस कर देते हैं। यहां पर कार्बन के 6 अणु हो गए, हाइड्रोजन के 12 अणु हैं। हाइड्रोजन के 6 2 जा 12, 12 हो गए। ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 और 6 18। यहां पर 6 और 6। ये श्वसन क्रिया की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। इसको ध्यान से देखना।
श्वसन क्रिया की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन क्रिया की रासायनिक अभिक्रिया, वो भी संतुलित। अब इसमें इस अभिक्रिया को आपको ध्यान से देखना है और याद करना है हमको कि श्वसन क्रिया की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण क्या है। तो ये श्वसन क्रिया की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण होता है और यही पाचन क्रिया का समीकरण होता है। पाचन क्रिया में भी इसी तरह का समीकरण बनता है, उसको हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो ऊर्जा बाहर निकली है किससे? आपके पोषक पदार्थों के दहन से। पोषक पदार्थों से ऊर्जा जो बाहर निकली है, ये किसकी रूप में बाहर निकलती है? एटीपी के रूप में। किस रूप में बाहर निकलती है? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में बाहर निकलती है तो इस एटीपी को आपकी कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जब भी आपके शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो इस एटीपी का दहन होता है, यानी कि एटीपी का विखंडन होता है और जब ये टूटती है एटीपी तो इससे ऊर्जा बाहर निकलती है। तो एटीपी, इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा का संग्रह होता है वो किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। तो श्वसन क्रिया के बारे में ये प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी अपने ध्यान में आप बनाए रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को और एटीपी के बारे में भी। अब हम देखते हैं कि मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है उसके अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का क्या क्या कार्य होता है और किस तरह से हम श्वसन क्रिया को पूर्ण करते हैं। इसको नोट कर लिया आपने? श्वसन तंत्र क्या होता है, यानी कि श्वसन क्रिया किसे कहते हैं। तो इसको नोट करने के बाद अब हम देखते हैं कि मानव श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है। तो ध्यान देना थोड़ा सा, मानव का जो श्वसन तंत्र होता है वो कोई एक अंग से मिलकर नहीं बना होता, उसके अंदर कई सारे अंग भाग लेते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र को 2-3 भागों में बांटा गया है। मानव श्वसन तंत्र, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब 3 भाग देखो कौन कौन से हैं। श्वसन तंत्र के 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला मेरुक्रम, ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा निचला श्वसन तंत्र और तीसरा श्वसन मांसपेशियां। तीसरा भाग कौन सा है? श्वसन मांसपेशियां। अब देखिए, मानव श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला कौन सा हो गया? ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा कौन सा हो गया? निचला श्वसन तंत्र, तीसरा कौन सा हो गया? श्वसन मांसपेशियां। अब हम ध्यान से देखते हैं कि ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग स्थित होते हैं। तो देखो, ऊपरी श्वसन तंत्र में इसमें मुख्य रूप से 4 अंग भाग लेते हैं और वे 4 अंग कौन कौन से हैं बेटा? 4 अंगों को ध्यान से देखो। आपके गर्दन, हमारी जो ये गर्दन है, गर्दन से ऊपर वाले, अब गर्दन से ऊपर वाले कौन कौन से ऐसे हिस्सा हैं जहां से आप श्वसन का काम कर सकते हो? बताओ। नंबर 1, नासिका। नासिका का मतलब समझते हैं? नाक, 2 और सांस किससे ले सकते हो? मुंह से ले सकते हैं।
नाक से और मुंह से जब हम सांस लेंगे तो वो कहाँ प्रवेश कर जाएगी, आपके यहाँ पर जब प्रवेश कर जाएगी अंदर तो वहां पर कहाँ पर पहुंचेगी, ग्रसनी में। कहाँ पर पहुंचेगी, ग्रसनी में। और ग्रसनी यहाँ पर होती है गले में स्थित होती है। ग्रसनी के बाद यहाँ पर आएगी आपकी वायु गर्दन में, और ये वाला क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं स्वरयंत्र। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में कितने अंग भाग लिए, 4 अंग। कौन कौन से, नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वरयंत्र। ठीक है, 4 अंगों को ध्यान से पढ़िए, चेक करिए इनको। अब देखते हैं, मैं पहले सिर्फ आपको अंगों के नाम बता रहा हूं, इनके बारे में विस्तार से बाद में लिखाऊंगा। पहले एक बार आप चेक कर लो कि कौन कौन से ऊपरी श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं, कौन से निचले श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं, और श्वसन में मांसपेशियां क्या होती हैं। निचले श्वसन तंत्र में जो निचला श्वसन तंत्र होता है उसको आप समझो कि निचले श्वसन तंत्र का मतलब हो गया, अब आपकी वायु यहां तक आ गई ना, गले तक आ चुकी है। अब गले तक आ चुकी है तो अब यहां से आपके इस वक्ष गुहा में प्रवेश करेगी। वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद यहीं पर आपके क्या है, फेफड़े, वहां पर ही तो पहुंचानी है हमको वायु। तो इसमें 3 अंग भाग लेते हैं। कितने अंग भाग ले रहे, 3। पहला श्वास नली, पहला अंग कौन सा भैया, श्वास नली। यहां के बाद यहां पर आपके चेस्ट में श्वास नली आ जाएगी। इसके बाद दूसरा श्वसनी एवं श्वसनिकाएं, श्वसनी एवं श्वसनिकाएं। और तीसरा है फेफड़े। तीसरा अंग कौन सा है, फेफड़े। ध्यान से देखो, निचले श्वसन तंत्र में कितने अंग भाग ले रहे हैं, 3। श्वास नली, श्वसनी एवं श्वसनिकाएं और फेफड़े। अब देखते हैं हम श्वसन मांसपेशियों में कौन से है। इसमें मुख्य रूप से एक ही मांसपेशी है, वो कौन सी है, डायफ्राम। डायफ्राम या मध्यपट, इसको मध्यपट भी कह सकते हैं और डायफ्राम भी कह सकते हैं। इसके द्वारा फेफड़ों को संचालित किया जाता है। ठीक है, तो कुछ और मांसपेशियां भी होती है छोटी मोटी जो हेल्प करती है श्वसन क्रिया में। तो आपने ध्यान से देख लिया होगा कि श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो इनको ध्यान से देखो, मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। अब ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र में 4 अंग भाग ले रहे हैं। कौन कौन से, नासिका, मुख, ग्रसनी और कंठ। इसको कंठ भी बोल सकते हो, स्वरयंत्र भी बोल सकते हो, कंठ भी कह सकते हैं इसको और स्वरयंत्र भी कह सकते हैं। निचले श्वसन तंत्र में कितने अंग भाग ले रहे हैं, 3। कौन कौन से, श्वास नली, श्वसनी एवं श्वसनिकाएं और फेफड़े। कितने अंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 अंग भाग ले रहे हैं। तो श्वास नली आपके इस वक्ष गुहा में पाई जाएगी। श्वास नली आगे चल के इस तरह से श्वास ले जाएगी, आगे चल के 2 भागों में विभक्त हो जाएगी, वो श्वसनी बन जाएंगी। श्वसनी आगे चल के और विभक्त हो जाएंगी, वो श्वसनिकाएं बन जाएंगी। और ये दोनों श्वसनिकाएं और श्वसनी कहाँ पर स्थित होती हैं, फेफड़ों के अंदर। इसलिए ये निचला श्वसन तंत्र हो गया। और इसको चलाने के लिए
श्वसन मांसपेशियां उत्तरदायी होती है और कौन सी श्वसन मांसपेशी उत्तरदायी है? डायफ्राम या मध्यपट। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा कि हम किन किन भागों का वर्णन यहां पर करने वाले हैं। तो मैं एक बार बच्चों इसका डायग्राम बना देता हूं, आप मेरे साथ इसका डायग्राम बनाइए, फिर इसके बाद इसके नोट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। चित्र बनाने के लिए रेडी हो जाइए। देखिए, मानव श्वसन तंत्र को हम किस तरह से बनाएंगे, मेरे साथ साथ कोशिश करनी है आपको। इस तरह से बनाइए। इसके बाद इस तरह से देखिए, ये मॉडल खींच लीजिए। खींचिए। इसको आप दो भागों में डिवाइड कर देंगे यहां से। ध्यान से चित्र बनाने का काम कीजिए। अब देखो, आउटलाइन बनाते हैं। लंग्स के लिए फेफड़ों के लिए आउटलाइन बना रहा हूं। इस तरह से आप बनाएगा। इस तरह से आउटलाइन बना लीजिए, आपको सहूलियत रहेगी। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। ये जो कंठ की स्थिति होती है, इस कंठ के अंदर दो बाग तंतु होते हैं, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है केवल दो ही बाग तंतु बनाए हैं। और ये जो श्वास नली होती है, इस श्वास नली के अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, तो आप यहां पर सी बनाएंगे इस तरह से। श्वसनी के अंदर भी सी आकार के छल्ले होंगे। ये जो छल्ले होते हैं, ये हवा ना होने पर इस आपकी श्वास नली जो होती है, इसको पिचकने से रोकने का काम करते हैं। अब आपके जो फेफड़े हैं, उन फेफड़ों के अंदर आपको श्वसनी और श्वसनकाएं बनानी है। नीचे मैंने डायफ्राम बना दिया है। अब देखो,
यहां से मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको दो भागों में डिवाइड करते जाएंगे आप, इस तरह से डिवाइड कर देंगे। इसको नीचे की तरफ ले जाओ। यहां से इसको दो भागों में बना लो। अब इसी तरह से ऊपर से ले जाओ इसको। सब में से इसी तरह से बना दो आप। यानी कि पूरे लंग्स आपके भर जाने चाहिए। इस तरह से आप स्ट्रक्चर्स बनाते जाइए, आपके लंग्स अपने आप फिल होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और ये एक तरह से वृक्षनुमा स्ट्रक्चर, वृक्षनुमा संरचना आपके फेफड़ों के अंदर ये बनेगी। बहुत ही जटिल संरचना होती है श्वसनिकाओं की फेफड़ों के अंदर। कोशिश कीजिए। इस तरह की संरचना आपके फेफड़े के अंदर बन जाएगी। आप इसी तरह के स्ट्रक्चर आप स्टाइल में बना दीजिए। यहां से इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। ध्यान रखना, मैं किस तरह से इनको पार्ट में डिवाइड करता जा रहा हूँ। ठीक आपको इसी तरह से इनको डिवाइडेशन देना है, और डिवाइडेशन देते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए, ऑटोमेटिकली अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगी। बस दो दो भागों में कहीं भी ध्यान रखना कि ये एक दूसरे के साथ क्रॉस ना कर पाए। आपको ऐसी लगनी चाहिए हमको कि सभी जो ये नलियां बना रहे हैं ये सब पोली है, यानी कि इनके बीच में वैकेंट प्लेस, रिक्त स्थान है, ताकि इनके अंदर से आराम से जो वायु है उसका आवागमन हो सके। अब जितने भी आपके जो किनारे हैं, जैसे देखो ये किनारा, इन सब पर आप एक एक जीरो लगा दो। यहां पर सब पर, सब किनारों पर एक एक जीरो लगा दो, सब जगह। एक बहुत ही अच्छा डायग्राम चित्र आप लोगों का यहां पर बनकर तैयार हो रहा है। गौर से ध्यान देकर देखेंगे, सभी जगह पर एक एक जीरो रखते चले जाएंगे। ये जीरो जो मैं बना रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है आपके फेफड़ों के अंदर।
इसको बनाना बहुत ही आवश्यक है। फेफड़ों में अगर ये संरचना नहीं होगी तो हमारे शरीर में यानी कि फेफड़ों के अंदर वायु का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। इसलिए ये गुब्बारेनुमा संरचना यानी कि फूली हुई संरचना, जिसको मैं जीरो की तरह आपको बोल रहा हूं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है फेफड़े की, जो वायु के आवागमन को यानी कि आदान प्रदान को सुनिश्चित करती है। आपके फेफड़ों के अंदर से CO2 को बाहर निकालेगी, ऑक्सीजन को अंदर लाएगी रक्त के अंदर। ये संरचना आपके फेफड़ों की बनकर तैयार हो चुकी है। ये क्या बनाए थे मैंने? डायफ्राम। डायफ्राम जिसको आप मध्यपट भी कहते हैं। अब देखो, आप लोग इसका नामांकन कीजिए। अब आप इसका नामांकन कीजिए और ध्यान रखिए, मैंने आपको बताए थे मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। तो पहले हम ऊपरी श्वसन तंत्र के नाम लिखेंगे। ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से बताओ? नंबर 1 नासिका, नंबर 2 मुख, नंबर 3 ग्रसिका और नंबर 4 स्वर यंत्र, जिसको कंठ भी कह सकते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था ना कि गर्दन से ऊपर वाले भाग, गर्दन से ऊपर वाले भाग ऊपरी श्वसन तंत्र में चले जाएंगे। तो ये आपकी गर्दन है, यहां से ऊपर वाले भाग किसमें चले गए? ऊपरी श्वसन तंत्र में। अब निचले श्वसन तंत्र में आओ, जो आपकी बॉडी के अंदर स्थित है। सबसे पहला कौन सा है? ये श्वास नली। श्वास नली के बाद देखो, ये श्वास नली आगे चलकर इस तरह से 2 भागों में बटी है ना, और इधर फेफड़े के अंदर प्रवेश कर गई और इधर फेफड़े के अंदर प्रवेश कर गई। तो इस वाली 2 भागों में जो बटी हुई है, इसको क्या बोलेंगे? श्वसनी। इसको क्या बोल रहे हैं? श्वसनी। और ये श्वसनी आगे चलकर कितने भागों में बटी हुई है? दोनों फेफड़ों के अंदर। इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं? श्वसनिकाएं। इनको क्या बोल सकते हैं? श्वसनिकाएं। और ये श्वसनिकाएं और आगे चलकर भी कई भागों में बढ़ जाती हैं। उनको श्वसनिकाएं कहते हैं। उनको हम क्या कह सकते हैं? श्वसनिकाएं। अब ये जो बड़ी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वाली, इनके ऊपर एक झिल्ली चढ़ रही है, दोनों फेफड़ों के ऊपर बहुत पतली सी झिल्ली चढ़ी होती है, जो इन फेफड़ों को बाहरी वातावरण से क्या करती है? अलग करती है। इसलिए इसको मैं डबल कर रहा हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि फेफड़ों के ऊपर भी एक झिल्ली चढ़ी होती है। ये क्या है? फेफड़े। अगर आप इसको बाईं ओर माने तो ये बायां फेफड़ा, अगर इसको दाईं ओर माने तो ये दायां फेफड़ा। ठीक है, 3 भाग हो गए ना? श्वास नली, फेफड़े, श्वसनी और श्वसनिकाएं, ये हो गए। अब तीसरा पार्ट, श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां कौन सी हैं? डायफ्राम या मध्यपट। डायफ्राम या मध्यपट। ये मानव श्वसन तंत्र का चित्र बन गया। आप लोग ध्यान से इसको चित्र को बनाने की कोशिश करें। आप अच्छा चित्र बना सकते हैं, कोशिश करेंगे सभी बच्चे।
देखो ध्यान से और चित्र बनाइए। हाँ, तो चित्र ध्यान से देख लिया। चित्र के माध्यम से आपको पता चल गया कि हमारे श्वसन तंत्र में हमने किन किन अंगों का वर्णन करना है। तो देखो, मानव श्वसन तंत्र के मुख्य रूप से 3 भाग आपको पता ही है। तो मैं पहले ऊपरी श्वसन तंत्र को यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ और उसको लिख भी रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साथ इसके नोट्स बनाना। ऊपरी श्वसन तंत्र में आपको मैंने बताया था कि मुख्य रूप से भाग लेने वाले अंग कितने हैं? 4। पहला अंग है हमारा नासिका, नासिका जिसको आप नाक भी कहते हो। यह है मानव का, लिखना शुरू करेंगे, यह है मानव का प्राथमिक श्वसन अंग होता है। नासिका जो होता है मानव का प्राथमिक श्वसन अंग है, जो एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होकर बड़ी गुहा बनाता है। एक जोड़ी नासा द्वार, ये आपको सामने जो दोनों दिख रहे हैं इनको बोलते हैं नासा द्वार। ये नासा द्वार से शुरू होता है और यहां से लेकर यहां तक एक गुहा यानी कि गुफानुमा संरचना बनाते हैं। दोनों नासा द्वार से शुरू हो गए और क्या बना रहे हैं? गुहा बना रहे हैं, जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। अब आपकी जो एक गुफा बनी है, आपकी नाक के अंदर जो गुहा बनी हुई है, इसके बीच में एक दीवार लगी हुई है और वो दीवार किसकी है? बहुत ही पतली हड्डी की और एक बहुत ही पतली झिल्ली की, जो आपको सामने से दिखती भी है। ठीक है ना? तो एक जोड़ी कह सकते हैं, यानी कि 2 बन गए। एक गुफा, एक जो गुहा थी उसके बीच में एक दीवार लग गई और उस दीवार में से आपको, जैसे कि अगर मैं यहां बनाऊं, ये अगर आपकी नासिका की स्ट्रक्चर है तो ये दीवार लग गई, ये पतली दीवार लग गई। तो यहां से ये दोनों एक जोड़ी नासा द्वार हो गए, ये पतली हड्डी और पतली झिल्ली, और ये नासिका गुहा बन गई। अब वायु यहां से प्रवेश करेगी। वायु कहां से प्रवेश करेगी? नासा द्वार से। तो इनको तो क्या बोलेंगे? द्वार, और इसको क्या बोलेंगे? गुहा। देखो 2 भागों में बट गया। इसका पृष्ठभाग नासाग्रसनी में खुलता है। आपकी जो नासिका है, यहां से वायु पहुंची, ये नासिका गुहा आ गई और नासिका गुहा से ये आपकी वायु कहां जा रही है? ग्रसिका। सॉरी, इसको क्या लिखेंगे हम? ग्रसिका। ये वो सॉरी ग्रसनी, क्या लिखेंगे इसको हम? ग्रसनी। कहां पर पहुंचेगी ये? ग्रसनी में पहुंचेगी। अब ग्रसनी में पहुंचेगी तो ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। जब हम ग्रसनी को पढ़ेंगे तो समझाएंगे आपको। तो ग्रसनी का एक भाग है कौन सा? नासाग्रसनी। तो आपकी जो नासिका होती है वो कहां पर जाकर खुलती है? नासाग्रसनी में खुलती है। इसमें किसके अंदर? नाक के अंदर महीन बाल हैं आपकी नाक में, वे श्लेष्मा होते हैं। श्लेष्मा जो चिकना चिकना पदार्थ है, दोनों आपके नाक के अंदर उपस्थित होते हैं और ये दोनों क्या मदद करते हैं? जो वायु के साथ, धूल मिट्टी के वायु के साथ आए, वायु के साथ आए धूल मिट्टी के कण, परागकण, फफूंद आदि को रोककर वायु को शुद्ध करते हैं। ये जो बाल होते हैं और ये जो श्लेष्मा होती है, ये आपके जो सांस लेते हैं ना हम, उस सांस के साथ धूल मिट्टी के कण चले जाते हैं। छोटे मोटे परागकण जो हमको आंखों से भी नहीं दिखते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, वो सब वायु के साथ मिलकर कहाँ चले जाते हैं? आपकी नाक के अंदर चले जाते हैं, नासिका में प्रवेश कर जाते हैं। अब नासिका में से अगर ये सभी फालतू की चीज़ें, धूल मिट्टी हो, फफूंद हो या बैक्टीरिया हो,
ये अगर सीधे आपके फेफड़ों में पहुंच गए तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपको श्वसन संबंधी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए प्राकृतिक रूप से ही नाक में ऐसी चीजें लगाई गई हैं जो वायु को अंदर तभी जाने देती हैं जब उसको पूरी तरह से फिल्टर कर देती हैं, यानी कि आपकी नाक हवा को फिल्टर करने का काम करती है और बिल्कुल इसके बाद जब वायु जाएगी तो शुद्ध होगी। आपकी जो नासिका होती है वो एक काम और करती है, मैं उसको यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन एक काम और करती है कि आपकी नासिका का जो पिछला भाग होता है वो हवा को गर्म करती है। और कितना गर्म करती है? जितना अपने शरीर का तापमान होता है। आप सर्दियों में महसूस करते होंगे कि बाहर का वातावरण ठंडा होता है और हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। तो बाहर के वातावरण की ठंडी हवा को जब हम श्वसन क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं तो हमें ठंड, जुकाम, सर्दी ऐसी संभावनाएं हो जाती हैं लगने की। लेकिन हमें हर समय तो ऐसी संभावनाएं नहीं रहती, ना हर समय हमें जुकाम, सर्दी लगा होता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है कि हम जब बाहर से वायु को ग्रहण करते हैं तो हमारी जो नासिका होती है उस वायु को शरीर के तापमान के बराबर गर्म कर देती है। और गर्म करने के जब वो वायु गर्म हो जाती है उसके बाद आपके फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, जिससे आपके फेफड़ों को कोई किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद देखिए ऊपरी श्वसन तंत्र का जो प्रमुख रूप से दूसरा भाग है वो कौन सा है बताओ? मुख। इसको द्वितीय श्वसन अंग भी कहते हैं। मुख को क्या बोलेंगे हम? द्वितीय श्वसन अंग। क्यों? क्योंकि सांस लेने के लिए आपके शरीर में केवल और केवल क्या बनाई गई है? नासिका। नासिका का काम केवल सांस लेना और गंध को ग्रहण करना होता है, जबकि मुख का काम तो ये ऑप्शनल है। अगर किसी कारणवश आपकी नाक बंद हो जाती है तो आपको सांस लेने के लिए दूसरा ऑप्शन मौजूद है, आप मुंह के द्वारा सांस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि नाक के द्वारा ली गई वायु तो शुद्ध होती है, लेकिन मुंह के द्वारा ग्रहण की गई श्वसन के लिए वायु शुद्ध नहीं होती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मुख के द्वारा ग्रहण की गई वायु नासिका के द्वारा ग्रहण की गई वायु की अपेक्षा शुद्ध नहीं होती है। अतः हम इमरजेंसी में ही, बहुत कम चांस होते हैं जब हम मुंह के द्वारा सांस लेते हैं, तो आगे लिखेंगे हम इसमें, अतः आवश्यकता होने पर ही मुख द्वारा श्वसन किया जाता है। जब जरूरत पड़ रही है तभी किएंगे। आवश्यकता होने पर ही मुख द्वारा क्या किया जाएगा? श्वसन क्रिया की जाएगी। और इस बात को भी ध्यान में रखेंगे क्या? क्योंकि श्वसन लेने की श्वसन क्रिया का प्राथमिक अंग कौन सा है? नासिका। तथा मुख से ग्रहण की गई वायु नासिका द्वारा ग्रहण की गई वायु की तरह शुद्ध नहीं होती, शुद्ध नहीं होती है। इस बात का हमको विशेष ख्याल रखना है। इसलिए हम मुंह से कम सांस लेते हैं। जब इमरजेंसी आती है तभी हम मुख का उपयोग सांस के लिए किया जाता है। अब देखो
ऊपरी श्वसन तंत्र का तीसरा भाग कौन सा है बताओ? ग्रसनी। ऊपरी श्वसन तंत्र का तीसरा भाग कौन सा है? ग्रसनी। ग्रसनी कहां पर है? आपके गले में। कहां पर स्थित है? आपके गले में। ग्रसनी जो होती है यह है पेशीय चिमनी नुमा संरचना होती है। ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी पेशीय चिमनी नुमा संरचना होती है जो कहां पर स्थित होती है? आपकी जो आहारनाल होती है ना, गले में जो आहारनाल है, आहारनाल के ऊपरी भाग में। कहां पर स्थित है? आहारनाल के ऊपरी भाग में। नासिक, और यहां पर ही नासिका गुहा है। ये जो नासिका गुहा है ये पीछे जाके खुल रही है मुंह के अंदर, और यहीं पर क्या जुड़ी हुई है? आहारनाल। तो आहारनाल और नासिका गुहा जहां पर खुलती है उस जगह पर एक चिमनी नुमा स्ट्रक्चर इस तरह से खड़ी हुई है। यूं एक साइड से नासिका गुहा आएगी, एक साइड से आपके मुंह से आहारनाल, भोजन आएगा, और ये यहाँ से वायु नली और भोजन नली दोनों निकलती है इसी से, ग्रसनी से ही। तो नासिका जो यहाँ पर देखा था आपने, नासिका गुहा का जो पृष्ठभाग होता है, नासिका गुहा का जो पृष्ठभाग होता है, पृष्ठभाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली रहती है। जो नासिका गुहा के पृष्ठभाग से आहारनाल के ऊपरी भाग तक फैली होती है। आपको मैंने पहले बताया था कि जो एक ग्रसनी है, ग्रसनी के 3 भाग हैं। मुख्य रूप से ग्रसनी कितने प्रकार की है? 3 भाग की। इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, ग्रसनी को तीन भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? देखो, एक भाग तो वो है जहां पर आपकी नासिका खुलेगी, एक भाग वो है जहां पर आपका मुख खुलेगा, और एक भाग वो है जहां से ये दोनों जुड़े हुए हैं। पहला है नासाग्रसनी, दूसरा है मुखग्रसनी, और तीसरा है ये दोनों नासा और मुखग्रसनी दोनों आकर यहां जाके जुड़ेंगी, जिसको क्या बोलेंगे? किसके पास स्थित है ये क्या है? कंठ। तो इसको क्या बोल सकते हो आप लोग? कंठग्रसनी। तो ग्रसनी के कितने भाग हो गए बच्चों? ध्यान से देखो, 3 भाग हो गए। नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, कंठग्रसनी। अब यहां पर आप ध्यान देखेंगे, नासा नाक के द्वारा जब वायु ग्रहण की जाती है तो वो नासाग्रसनी में पहुंचती है। नाक के द्वारा ग्रहण की गई वायु कहां पहुंचती है? नासाग्रसनी में। नासाग्रसनी के बाद कहां पहुंचेगी? मुखग्रसनी में, और मुखग्रसनी के बाद उसे वायुनाल में या कंठग्रसनी होते हुए वायुनाल में पहुंचाया जाता है। जबकि अगर आपने मुंह से सांस ली है, किससे सांस लिए? मुंह से सांस लिए, तो मुंह से सांस लेने पर सीधे डायरेक्ट कहां पहुंचेगी? मुखग्रसनी में। तो ये स्टेप बीच का छूट गया, इसलिए आपकी जो वायु यहां जो डायरेक्ट पहुंची है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी वो नाक के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात होती। तो आगे हम एक लाइन और लिखेंगे,
ये जो नासक ग्रसनी है ये तो इसका प्रथम भाग होता है, और मुख ग्रसनी इसका दूसरा, और कंठ ग्रसनी इसका तीसरा। वायु जो होती है नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात, वायु नासिका गुहा, नासिका गुहा कहाँ है? यहाँ से आपकी नाक के द्वारा जो वायु को ग्रहण किया गया है, नासिका गुहा से गुजरने के बाद कहाँ पहुंचती है? नासा ग्रसनी में। वायु नासा गुहा के बाद नासा ग्रसनी से, किससे? नासा ग्रसनी से होती हुई कहां पर पहुंचेगी? मुख ग्रसनी। कहां पर पहुंचेगी? मुख ग्रसनी में पहुंचती है। और अगर आपने मुंह से सांस लिए तो सीधे कहां पहुंचेगी? मुख ग्रसनी में। सीधे कहां पहुंचेगी? मुख ग्रसनी में। अब मुख ग्रसनी के बाद ये ध्यान रखना इस बात का कि, चलो मैं एक लाइन और लिख देता हूं, मुंह से ली गई वायु सीधे कहां पहुंचेगी? मुख ग्रसनी में। सीधे मुख ग्रसनी में पहुंचती है। अब मुख ग्रसनी से कहां पहुंचेगी बताओ? मुख ग्रसनी से कहां पहुंचनी चाहिए? कंठ ग्रसनी में। मुख ग्रसनी के बाद वायु कंठ ग्रसनी। मुख ग्रसनी के बाद वायु कहां पहुंच गई? कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी कंठ ग्रसनी जो है ये वाला भाग है। अब यहां पर एक अलग सी संरचना लगी होती है। कंठ ग्रसनी में पहुंचकर एपिग्लॉटिस, नाम ध्यान रखना, एपिग्लॉटिस, हिंदी में नाम लिख रहा हूं, घाटी ढक्कन। क्या हो गया? घाटी ढक्कन। एपिग्लॉटिस घाटी ढक्कन की सहायता से कहां पहुंच जाएगी? अब कहां पहुंचनी चाहिए? स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र में पहुंचती है। अब देखो यहां पर मैंने एक अलग नाम लिखा है, एपिग्लॉटिस। क्या लिखा है मैंने? एपिग्लॉटिस घाटी ढक्कन। ये एपिग्लॉटिस या घाटी ढक्कन क्या होता है? कभी आप लोगों ने अपने मुंह को खोला है? जब आप मुंह को खोलते हैं तो आपके गले में इस तरह की एक संरचना लटकी हुई सी है। वो ऊतकों का बना एक ढक्कन है, पेशी ऊतकों से बना होता है। इस तरह की संरचना लटकी हुई है, और वो संरचना जो आपके गले में इस तरह से बनी हुई है दिखती है जब मुंह को हम खोलते हैं तो जोर से। जब हम मुंह को जोर से खोलेंगे तो आपके मुंह के अंदर वो संरचना दिखाई देगी। तो वो घाटी ढक्कन है, और वो घाटी ढक्कन ऊतकों से बना होता है। और उसका काम क्या होता है? वो घाटी ढक्कन क्या काम करता है? ये उपास्थियों से बना होता है। उपास्थियों से बना लोचदार, लचकदार, यानी कि मुड़ सकता है, इधर उधर हो सकता है, ऐसा ढक्कन होता है। तो ये क्या काम करता है?
ये इस बात को सुनिश्चित करता है, देखो घाटी ढक्कन जो होगा वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि ग्रसनी से वायु तो वायुनाल में जाए और भोजन आहार नाल में जाए या भोजन नली में जाए। तो यहां पे हम लिखेंगे एक लाइन और, एपिग्लॉटिस यह सुनिश्चित करता है कि वायु तो वायुनाल में तथा भोजन नली में प्रवेश करे। ये काम किसका हो गया? एपिग्लॉटिस का। तो जब तुम सांस लेते हो, क्योंकि एपिग्लॉटिस जिस स्थान पर है, देखो आपको मैं ग्रसनी की स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती है ग्रसनी की। ये चिमनी नुमा स्ट्रक्चर होती है और यहां पर ये दो नली है और ये लग रहा है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस किसका बना हुआ है? एपिग्लॉटिस बना होता है किसका? उपास्थीयों का। किसका बना हुआ है? उपास्थीयों का। ये जो एपिग्लॉटिस है, जैसे आपने सांस ली, मान लें हम इधर वाली ये वाली जो नली है, ये वाली नली, और एक नली कौन सी है गई? ये वाली नली। ये तो भोजन की है, या मान लें हम भोजन की, और ये हो गई वायु की। तो अगर एपिग्लॉटिस नहीं होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी कि भोजन बाई चांस अगर वायुनाल में चला गया तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है, और वायु अगर आपके आमाशय के अंदर पहुंच गई तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो इस चीज को, ये दोनों नली जो है एक ही जगह पर स्थित है, तो इन दोनों नलियों में भोजन तो भोजन की नली में जाना चाहिए और वायु वायु नली में जानी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये वाली जो संरचना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस, ये निर्धारित करता है जब आप भोजन करते हो तो भोजन को जब आपको निगलना है, तो जैसे ही आप भोजन को निगलोगे तो ये एपिग्लॉटिस इस वाली नली को बंद कर देगा, या पे जाके ढक जाएगा। ये इस तरह से ढक जाएगा तो वायु की नली बंद है गई। तो अब जैसे ही आप खाने को निकलेंगे तो भोजन कहाँ चला जाएगा? भोजन नली में। भोजन को निगलने के पश्चात आपको सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, तो तुरंत प्रभाव से ये आपकी भोजन नली को बंद कर देगा इधर आकर, और ये खुल जाएगी, तो अब आप सांस ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया रेगुलरली चलती रहती है और ये मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है। तो एपिग्लॉटिस ही एक ऐसी संरचना है जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि भोजन तो भोजन नली में जाए और वायु वायुनाल में जाए। समझ में आ रही बात? अब देखो, आपने यहाँ पर तीन अंग लिख चुके हो आप ऊपरी श्वसन तंत्र के। ऊपरी श्वसन तंत्र के 3 अंग लिख चुके हैं। चौथे अंग के बारे में अब हम बात करते हैं। चौथा अंग कौन सा है? स्वरिया अंग। तो फटाफट से इसके नोट्स बन गए तो ठीक है, नहीं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर से साफ कर रहा हूं। और कंठ, जिसके द्वारा आप लोग बोलते हो, जो हमारी
आवाज निकालने के लिए उत्तरदायी है उसको हम क्या बोलते हैं? वायुकंठ। इस कंठ के द्वारा ही आप लोग बोल पाते हो। तो देखो स्वर यंत्र, चौथा भाग है आपका स्वर यंत्र या कंठ। कंठ ग्रसनी में पहुंची थी ना वायु। ये जो स्वर यंत्र है यह है कंठ ग्रसनी। तीसरा भाग हो गया किसका? ग्रसनी का। कौन सा? कंठ ग्रसनी। तो ये जो स्वर यंत्र होता है यह है कंठ ग्रसनी और श्वास नली। कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली संरचना है। कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली क्या है? ये एक संरचना है। ये जो संरचना है, कंठ जो होता है ये किसका बना होता है? आपका कंठ यहां पर है, इसमें क्या होता है? कंपन होते हैं। यहां पर जब हाथ लगा के देखते हैं तो यहां पर हमको कंपन महसूस होते हैं, वही हमारा कंठ होता है। यह 9 प्रकार की उपास्थियों से, 9 प्रकार की उपास्थियों से बना होता है। हमारा जो कंठ है वो कितने प्रकार की उपास्थियों से बना हुआ है? 9 प्रकार की उपास्थियों से बना हुआ है। अब आपने जो एपिग्लॉटिस देखा था, ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये स्वर यंत्र में, ये स्वर यंत्र के जस्ट ऊपर लगा होता है। तो ये भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है। कहां पर लगा होता है? स्वर यंत्र के ऊपर। एपिग्लॉटिस भोजन को स्वर यंत्र में जाने, स्वर यंत्र में जाने से रोकता है। अब देखो आपका जो स्वर यंत्र है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? स्वर रज्जु पाए जाते हैं। इस चाहे देखो स्वर यंत्र में स्वर रज्जु जो मैंने खींचे हैं 2, इनको क्या बोलते हैं आप? स्वर रज्जु पाए जाते हैं। स्वर रज्जु पाए जाते हैं। अब देखो ऊपर से हवा आएगी, इनके बीच में निकलेगी और अंदर से भीतर से फेफड़ों से जो हवा निकलेगी वो भी इनके बीच में से निकलेगी। जब वायु इन रज्जुओं के बीच से निकलती है, स्वर रज्जुओं को बीच में से निकलेगी। जब वायु इन रज्जुओं के बीच में से निकलती है तो इनमें कंपन होता है। क्या होगा? कंपन होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी यहां पर बताया था कि अगर हम हमारे गले पर हाथ लगाते हैं तो वहां पर कंपन महसूस होते हैं, कंपन होता है, जिससे अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। मतलब आप जो बोलते हो ध्वनि निकलती है। ठीक है, यह आपका स्वर यंत्र हो गया। स्वर यंत्र में से
छोटा प्रश्न पूछा जाता है कई बार, क्या कितने प्रकार की उपास्थियों से बना होता है? सौरयंत्र 9 प्रकार की उपास्थियों से बना होता है। सौरयंत्र में कितने स्वर रज्जु होते हैं? 2। सौरयंत्र के अंदर कितने स्वर रज्जु होते हैं? 2। और इन स्वर रज्जुओं के बीच में इस तरह से लगे हुए हैं 2 स्वर रज्जु, और इनके बीच में से यहां से वायु निकलेगी। जब यहां से वायु निकलेगी तो दोनों के अंदर क्या होगा? ये इस तरह से कंपन करने लग जाएंगे। जब कंपन करेंगे तो अलग अलग प्रकार की ध्वनियां आपके मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाएगी और आप बोल सकते हैं, आवाज आने लग जाती है। तो ये हो गए बच्चों आपके सामने आपके श्वसन तंत्र के, ऊपरी श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग। पहला कौन सा हो गया? नासिका हो गया, दूसरा मुख हो गया, तीसरा ग्रसनी हो गया, चौथा स्वर यंत्र हो गया। ठीक है, चारों भागों के नोट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप, और उम्मीद है आप सबने उतार लिए होंगे, लिख लिए होंगे, लिख लेना चाहिए। और अब इसके बाद मानव श्वसन तंत्र का कौन सा भाग स्टार्ट होगा? अब देखो ये गर्दन वाला पार्ट आ गया, यहां से निचला श्वसन तंत्र चलेगा। कौन सा भाग चलेगा? निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र का पहला भाग कौन सा हो जाएगा? श्वास नली। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? श्वसनी एवं श्वसनिकाएं। और तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा? फेफड़े। ठीक है, अब हम इन 3 भागों का वर्णन करने वाले हैं, तो ध्यान से एक बार लिख लो इनको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो।